ग्रीटिंग्स एवरीवन। तो आज की क्लास में अपन कवर करेंगे चैप्टर 4 जो कि है ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आज की क्लास में बेसिकली चैप्टर 4 के अपन सिर्फ तीन ही सेक्शंस कवर करेंगे जो कि है सेक्शन 37, 38 एंड 39। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन स्टार्ट करते हैं सेक्शंस के साथ। चैप्टर 4 ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब मान लो जब कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद उसका परफॉर्मेंस होना भी मैंडेटरी है। तो चैप्टर 4 बताता है कि कैसे उसका परफॉर्मेंस होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 37 के साथ। सेक्शन 37 ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म their respective promises unless such performance is dispensed with or excused under the provisions of this act or any other law. ओके तो ये क्या बात करता है, जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है वो या तो परफॉर्म करेंगे या ऑफर टू परफॉर्म करेंगे। ऑफर टू परफॉर्म, अब जो ऑफर टू परफॉर्म होता है उसको अपन टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस भी बोलते हैं। अब अपन इसके लिए नोट्स पे चलते हैं और अच्छे समझ में आएगा। जो पार्टीज हैं टू द कॉन्ट्रैक्ट या तो परफॉर्म करेंगे या ऑफर टू परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म का मतलब होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस, मतलब दोनों पार्टीज ने सेम टाइम पे परफॉर्मेंस कर दिया है। एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसा होता है, सपोज ए गया एक शॉप पे चॉकलेट लेने, तो ए ने उसे 10 रुपीज़ दिए, ₹10, और बी ने उसे चॉकलेट दे दी। ये हो गया एक्चुअल परफॉर्मेंस। ऑफर टू परफॉर्म क्या हो गया कि मतलब किसी फ्यूचर डेट पे, कि इस फ्यूचर डेट पे मैं परफॉर्म करूँगा उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो ये हो जाएगा ऑफर टू परफॉर्म। तो अपन को इससे समझ में आया कि परफॉर्म दो टाइप्स में होता है, या तो एक्चुअल या तो फ्यूचरिस्टिक, मतलब ऑफर टू परफॉर्म, उसे टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस भी बोलते हैं। अब एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाता है तो दोनों पार्टीज क्या हो जाती हैं उस कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज, मतलब अब उनके बीच में नथिंग रिमेन्स्ड टू बी परफॉर्म्ड, क्योंकि ए ने अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दी, बी ने अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दी, तो अब कुछ बचा तो नहीं परफॉर्म करने के लिए। तो इसलिए ये सेक्शन 37 अपन को बताता है द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस, मतलब उनके बीच में जो रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस हैं, लाइक ए ने प्रॉमिस दिया बी को क्या कि आई विल पे यू ₹10, बी ने बोला आई विल गिव यू चॉकलेट। तो ये क्या हो गया, बेसिकली ये हो गया ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट और डिस्पेंस फिर। और अब मान लो कि अगर उसे डिस्पेंस कर दिया गया है, मतलब पार्टीज ने ही मना कर दिया है, या तो एक्सक्यूज कर दिया गया है प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। अब डिस्पेंस क्या होता है, डिस्पेंस में ये होता है कि मान लो सामने वाली पार्टी ने ही मना कर दिया कि आपको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हो गया डिस्पेंस। ठीक है, ये हो गया डिस्पेंस। दूसरा क्या लिखा है इसमें, या तो एक्सक्यूज हो गया वो ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ। मान लो जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो वो वैलिड था, आफ्टरवर्ड्स वो वाइड हो गया किसी रीजंस की वजह से, तो इसमें भी वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, एज सिंपल एज दैट। अब ये क्या बोलता है, प्रोमिसेस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रोमिसर्स इन केस ऑफ डेथ ऑफ सच प्रोमिसर्स बिफोर परफॉर्मेंस अनलेस अ कॉन्ट्रैरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। ये बोलता है जो प्रोमिसेस हैं दोनों पार्टीज के बीच में, वो बाइंड कर देते हैं किसको, उनके रिप्रेजेंटेटिव को, अपना अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए, अगर वो जो परफॉर्मेंस है उनकी डेथ से पहले नहीं हो पाता। अब इसमें भी क्या होता है, अगर मान लो कोई पर्सनल स्किल का मैटर है,
तो वो बाउंड नहीं करेगा LR को। क्यों? अब मान लो किसी ने बोला कि मेरी ये पेंटिंग बना देना, अब क्या उसका LR उसकी पेंटिंग बना पाएगा? नो, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ पर्सनल स्किल्स, तो इसमें वो बाउंड नहीं हो सकता। चलिए अब अपन इलस्ट्रेशन भी पढ़ लेते हैं जिससे और क्लियरिटी आएगी। Illustration A. A promises to deliver goods to B on a certain day on payment of ₹1000. A dies before that day. A's representative are bound to deliver the goods to B, and B is bound to pay the ₹1000 to A's representative. A promise करता है B को to deliver certain goods, किस प्राइस पे? ₹1000 के प्राइस पे। ओके, अब जो ए है उसकी डेथ हो जाती है बिफोर परफॉर्मेंस, तो इसमें इसके LR बाउंड हो जाएंगे टू डिलीवर गुड्स एंड जो बी है वो बाउंड हो जाएगा टू पे ₹1000 टू LR। ये पहला इलस्ट्रेशन बात करता है, ठीक है। अब दूसरा इलस्ट्रेशन क्या बात करता है वो भी अपन देख लेते हैं। अब मान लो ए प्रॉमिस करता है टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी, ओके, बाय अ सर्टेन डे एट अ सर्टेन प्राइस। ए डाइज बिफोर द डे। द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स ईदर बाय एज रिप्रेजेंटेटिव और बाय बी। क्यों? अब इसमें जो है वो आ गया पर्सनल स्किल का मैटर, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर कोई पेंटिंग कर सके, तो इसलिए इसमें वो पेंट नहीं कर सकता, ना वो प्राइज़ देने के लिए ऑब्लाइज्ड है। तो ये आ गया पर्सनल स्किल का मैटर। ओके, तो अब आते हैं अपन सेक्शन 38 पे। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। इसमें क्या हुआ, सामने वाली पार्टी ने ही रिफ्यूज़ कर दिया ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। ये ने ऑफ़र दिया बी को कि मैं आपके लिए परफॉर्म कर दूंगा, मैं इस डेट को सर्टेन गुड्स आपके पास डिलीवर कर दूंगा, बट जो बी है उसी ने मना कर दिया, नहीं आप मत करो। तो क्या बोलता है, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस वेयर अ प्रोमिसर हैज़ मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। यहाँ पे एक प्रोमिसर मतलब कि ए ने एक ऑफर दिया है टू परफॉर्म बी को, टू द ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू द प्रोमिसी एंड द ऑफर हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड। बी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस नॉर डज ही देयर बाय लूज हिज राइट्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। जो ये प्रोमिसर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस, क्योंकि उसने तो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दिया है। अब सामने वाली पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया तो उसकी कोई गलती नहीं है, और वो उसमें कोई राइट्स भी लूज़ नहीं करता है, उसके पास वो राइट्स रहती हैं। जब सामने वाली पार्टी ने रिजेक्ट ही कर दिया तो वो अपनी राइट्स क्यों लूज़ करेगा उस चीज़ पे, ठीक है। अब उसके लिए फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल होना ज़रूरी है। इट मस्ट बी अनकंडीशनल, मतलब ए ने कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं लगानी चाहिए कि मैं तभी परफॉर्म करूँगा जब तुम इस कंडीशन को फुलफिल करोगे, तो ये नहीं हो सकता। It must be made at proper time and place, and under such circumstances that the person to whom it is made may have a reasonable opportunity of ascertaining that the person by whom it is made is able and willing there then to do the whole of what he is bound by the promise to do. अब इसमें क्या बोल रहा है, पहली बात तो जो ए ने जो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दिया है वो एक प्रॉपर टाइम और प्लेस पे होना चाहिए। मतलब मान लो अगर बिज़नेस के वर्किंग आवर्स 10 to 5 हैं तो इसी टाइम पे होना चाहिए, ठीक है, तो ही वो वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस माना जाएगा। दूसरा, उन सर्कमस्टेंसेस में होना चाहिए कि जो ये बी है जिसको ये बोला गया, जिसको ये ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस किया गया है, उसके पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी हो, आर हो, कि वो एसरटेन कर सके कि जो पर्सन है जो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस कर रहा है वो एबल है और विलिंग है कि वो ये प्रॉमिस को कर देगा, उसे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। तीसरा, द
इफ़ द ऑफर इज़ एन ऑफर टू डिलीवर एनीथिंग टू द प्रोमिसी, अगर ये ऑफर है इन्हें कि कुछ डिलीवर करना है बी को, एनीथिंग, द प्रोमिसी मस्ट हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ सीइंग दैट थिंग ऑफर्ड इज द थिंग विच द प्रोमिस इज बाउंड बाय द प्रोमिसी टू डिलीवर। अब मान लो ये कोई गुड्स डिलीवर कर रहा है बी को, तो बी के पास पूरी पूरी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए उन गुड्स को देखने की, चेक करने की कि ये वही गुड्स हैं या नहीं है जिसकी बात हुई थी, तो ये भी ज़रूरी है। ठीक है। दूसरा है an offer to one of several joint promises has the same legal consequences as an offer to all of them। अगर joint promises हैं तो भी सेम ही लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे जो above mentioned है। ओके, ये बात करता है सेक्शन 38। अब इसमें ये पढ़ते हैं अपन इलस्ट्रेशन भी। ए कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर टू बी एट हिज वेयर हाउस, ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ कि वो डिलीवर करेगा उसके वेयर हाउस पे ऑन 1 मार्च 1873। डेट भी स्पेसिफाइड है। 100 balls of cotton of a particular quantity। In order to make an offer of performance with the effect stated in this section, A must bring the cotton to B's warehouse on the appointed day. Under such circumstances, B have a reasonable opportunity of satisfying himself that the thing offered is a cotton the quality contracted for and that there are 100 balls। मतलब अगर वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस करना है तो ये सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। सारी कंडीशंस क्या? पहली बात वेयर हाउस पर डिलीवर होगा, दूसरा डेट जो कि इस पे मेंशन्ड है 1 मार्च, तीसरा क्वांटिटी, चौथा रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलना सामने वाली पार्टी को देखना कि वही क्वांटिटी और वही चीज़ डिलीवर हुई है जो बात हुई थी, ये भी। ठीक है। अब आते हैं अपन सेक्शन 39 में। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली। व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ रिफ्यूज टू परफॉर्म, मतलब जो पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट है उसने रिफ्यूज़ कर दिया टू परफॉर्म और डिसेबल हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग इज प्रॉमिस इन इट्स एंटायरिटी, द प्रोमिसी मे पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट unless he has signified by words, conduct, acquiescence in its continuance। अब दो लोग होते हैं, ए जो कि होता है प्रोमिसर, बी जो कि होता है प्रोमिसी। अब पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट है उसने रिफ्यूज़ कर दिया है टू परफॉर्म या डिसेबल्ड हिमसेल्फ परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस इन इट्स एंटायरिटी, द प्रोमिसी में पुट एन एंड टू अ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें जो प्रोमिसी है वो पुट कर सकता है एंड टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ए है जो कि एक सिंगर है जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है बी के साथ कि मैं आपके थिएटर में गाना गाऊंगी इस देश पे। अब एक दिन वो इसका ब्रीच कर देती है, मतलब गाना गाने नहीं आती है। ठीक है। तो बी के पास ये ऑप्शन है, बी जो प्रोमिसी है वो पुट कर सकता है टू एन एंड, मतलब एंड कर सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर उसका मन है। अगर मान लो वो उस डे नहीं आती है जिस दिन उसने बोला था और उसके अगले दिन आ जाती है और बाय वर्ड्स या तो कंडक्ट से एक्विजेंस कर दी गई है, मतलब प्रोमिसी ने हामी भर दी है कि चलो अब आप परफॉर्म कर लो, तो वो ख़त्म नहीं होगा। अगर वो मना कर देता तो ख़त्म हो जाएगा, अगर वो मना नहीं करता है तो ख़त्म नहीं होगा। अब इसमें अपन फिर से एक बार रीड करते हैं और क्लियरिटी के लिए। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली, मतलब इसमें एक पार्टी है जिसने प्रॉमिस किया है, ए है जिसने जो कि एक सिंगर है जिसने प्रॉमिस किया है बी को कि मैं आपके थिएटर में परफॉर्म करूँगी, और उसने बीच में एक डेट पे उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया। मतलब मान लो 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख इस दिन वो सिंगर नहीं आई, इस दिन सिंगर नहीं आई, इस दिन वो नहीं आई। ठीक है, ब्रीच कर दिया है। ठीक है। When a party to a contract has refused to perform or disabled himself, मतलब मना कर दिया है या खुद से डिसेबल कर दिया है परफॉर्म करने के लिए, द प्रोमिस हिज प्रोमिस इन इट्स एंटायरिटी, द प्रोमिसी, मतलब बी के पास ये पावर आ जाएगी उस प्रॉमिस को एंड कर, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को एंड करने की, एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट अनलेस ही हैज सिग्निफाइड, मतलब जो बी है उसने सिग्निफाई कर दिया है बाय वर्ड्स या तो कंडक्ट से हिज एक्विजेंस इन इट्स कंटिन्यूएंस, मतलब बी के पास पावर है, वो उसे ये भी कर सकता है कि चलो अब आज नहीं आया तो ठीक है कल से गा लेना, तो फिर वो वापस से उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू ही माना जाएगा।
ए सिंगर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी। ए एक सिंगर है जो कि एंटर करती है एक कॉन्ट्रैक्ट में बी के साथ, जो कि एक मैनेजर है थिएटर का, गाना गाने का, टू सिंग एट हिज थिएटर 2 नाइट्स इन एवरी वीक ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 मंथ्स। मतलब वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है मैनेजर के साथ, जो कि एक थिएटर का मैनेजर है, कि वो 2 नाइट्स एवरी वीक गाना गाएगी फॉर 2 मंथ्स। बी इंगेजेस टू पे हर 100 रुपीज़ फॉर ईच नाइट्स परफॉर्मेंस। मतलब हर रात के बी उसे 100 रुपये देता है। ऑन द 6th नाइट ए विलफुली एब्सेंट्स हरसेल्फ फ्रॉम द थिएटर। बी इज एट लिबर्टी टू पुट एन एंड टू अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब 6th नाइट पे जो है, वो जो बी है वो नहीं आती है, तो ए के पास ये पावर है, नहीं बी के पास ये पावर है कि वो एंड कर सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, अगर बी 7th नाइट पे उससे बोलता है नहीं नहीं चलो अब कल से तुम गा लेना, तो कॉन्ट्रैक्ट एंड नहीं होगा। ए या सिंगर एंटर टू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी द मैनेजर ऑफ थिएटर। इसमें भी एक सिंगर है जो एंटर करती है कॉन्ट्रैक्ट में बी के साथ, जो कि मैनेजर है ऑफ थिएटर, टू सिंग थिएटर 2 नाइट्स एवरी वीक ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 मंथ्स। मतलब एवरी वीक 2 रातों के वो गाना गाएगी फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स। एंड बी इंगेजेस टू पे हर एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ फॉर ईच नाइट। बी उसे 100 रुपये हर रात के देता है। ऑन द 6th नाइट ए विल फुली एबसेंट हरसेल्फ। मतलब 6th नाइट पे जो ए है वो आती ही नहीं है। विद द एसेंट ऑफ बी ए सिंग्स ऑन द 7th नाइट। मतलब चलो 6th नाइट पे वो नहीं आई, बी ने बोल दिया चलो तुम 7th नाइट को गा लो, मतलब उसकी एसेंट से। बी हैज सिग्निफाइड इज एक्विजेंस एंड द कंटिन्यूस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बी ने अपनी सिग्निफाई कर दी है एक्विजेंस कंटिन्यूस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन नाउ पुट टू इट एंड। मतलब वो उस कॉन्ट्रैक्ट को बंद नहीं कर सकता, बट इज एंटाइटल टू द कंपेंसेशन फॉर द डैमेज सस्टेन बाय हिम एज फेलियर टू सिंग ऑन द 6th नाइट। मतलब कंपेंसेशन ले सकता है 6 से, क्योंकि उसके ना आने से उसको जो लॉस हुआ उसकी भरपाई करा सकता है। बट अगर उसने एक बार एक्विजेंस दे दी है कि आप चलो कल से गा लेना, उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्ट को वो एंड नहीं कर सकता। सो आज अपन ने कवर किया सेक्शन 37, 38 एंड 39। आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आए होंगे। ऑल दो इन सेक्शंस को बेसिकली बेयर एक्स से ही रीड करना होता है, क्योंकि इसमें सच ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करें, और आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आते रहे इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर टाइम।